हेलो एवरीवन। आज है 19 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहले नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है। तुवालू पैसिफिक ओशन में स्थित एक कंट्री ये अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत के 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा बने हैं। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बैंगलोर कर्नाटक में बन रहा है। अच्छा, कल क्रिकेट स्टेडियम वाली एक स्लाइड मैंने ऐड करी थी तो मैंने गलती से चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सामने चेन्नई लिख दिया था, जबकि ये कहाँ पर है, बैंगलोर में है। बाद में हालांकि मैंने इस स्लाइड को हटा दिया था। श्रीनगर में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर लॉन्च किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुम्बर योजना की शुरुआत करी है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जीनत कुरैशी बनी है। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। इसकी शुरुआत इसके पहले केरला और कर्नाटका ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार 15,000 रुपए देगी। नागालैंड के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाला है किसने? अजय कुमार भल्ला ने। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये रही है टॉप पर। फिर 79 स्वतंत्रता दिवस, ये अमेरिका का जो शहर है सिएटल, यहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 7वें क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल की। पहला सवाल है, किस राज्य में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई? तो रिसेंटली असम में ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई है। असम पुलिस और असम वन विभाग के द्वारा वैसे 2024 में ही इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई थी, अभी ये चर्चे में आया है। ये एक विशेष अवैध शिकारी विरोधी अभियान है जिसका पर्पस है जो लुप्त प्राय राइनो है, एक सिंग वाले गेंडे हैं, इनकी हत्या को रोकना और इनकी अवैध तस्करी को भी रोकना है। इनका जो ट्रेड किया जाता है ना, वन्य जीव पर जो व्यापार किया जाता है, इस पर भी नकेल कसना। असम की राजधानी दिशपुर मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। निजुत मोइना योजना का दूसरा चरण इसने शुरू किया है। कटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया। गज मित्र योजना यूनेस्को में शामिल असम का 43वां स्थल मोइदम्स है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा हैं। खुद का या स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है असम। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा देगा। और बक्सा जिले में गर्सनिया कुस्मे नाम के वृक्ष की प्रजाति खोजी गई। और 2 दिन पहले मैंने बताया एक नए प्लांट की प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्टामिकम, इसकी भी खोज असम में की गई है। कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो हाल फिलहाल मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाए हैं, केवल 2025 वालों का फटाफट से रिवीजन करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन महादेव की शुरुआत ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ चलाई गई थी। ऑपरेशन अलर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर चलाया गया ऑपरेशन है। फिर यदि आप देखेंगे तो इसराइल और ईरान वाला मुद्दा ये भी चर्चे में था। तो इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने इसराइल पर हमला किया। तो आप समझे, यहां से देखेंगे 4-5 यहीं से रिलेट करेंगे। जो इज़राइल है, इसने ईरान पर जो हमला किया था, इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो ईरान है, इसने इज़राइल पर जो हमला किया, इसका नाम ट्रू प्रॉमिस 3 है। अब इस युद्ध जैसी स्थिति में ऐसे भारतीय जो ईरान में फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। इसके बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चलाया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने मिडनाइट हैमर चलाया। तो ईरान ने अमेरिका पर चलाया है बसायर अल फतह, लेकिन ये कतर में चलाया गया था। कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से बता देती हूँ। ईरान ने इजराइल पर चलाया ऑपरेशन, इजराइल ने ईरान पर चलाया। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए। इसी बीच में अमेरिका इन सबके बीच में आता है। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ईरान पर जो हमला अमेरिका कर रहा है, इसी का नाम मिडनाइट हैमर है। फिर ईरान भी अमेरिका पर हमला कर रहा है, तो इसका नाम है बशायर अल फतह। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर यह हमला कतर में किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने चलाया रशिया पर। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया उड़ीसा के तटों पर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर।
ऑपरेशन सिवा अमरनाथ में, केलर नादेर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन अजय इजराइल में और ऑपरेशन सिंदूर ये भारत के द्वारा पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन का नाम है। सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो फुटबॉल क्लब है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना? तो आंसर इसका हो जाएगा रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड ये बन गया है रियल मैड्रिड। यूरो में इनकी ब्रांड वैल्यू भी लिखी हुई है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है। दुनिया के टॉप 5 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब मैंने मेंशन किए हैं। रियल मैड्रिड है, फिर बार्सिलोना है, फिर मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल है और उसके बाद पीएसजी है। अब यहाँ से कुछ ऐसे फुटबॉल क्लब जो चर्चे में थे, जो मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, तो इसके मिलते-जुलते करंट अफेयर के फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले फीफा के बारे में हम डिस्कशन करें। फीफा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1909 फॉर्मेशन ईयर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हैं। आप ये भी याद रखें 2026 में महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसे माफ कीजिएगा 2027 में महिलाओं का होने जा रहा है, जिसे फर्स्ट टाइम ब्राजील होस्ट करेगा। जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप है ये नेक्स्ट ईयर 2026 में होगा और इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ये रहे फीफा के फैक्ट। भारत में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1937 है, दिल्ली में मुख्यालय है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे कल्याण चौबे। ठीक है। अब यहाँ पर फुटबॉल क्लब के करंट अफेयर हम देख लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 जीती है पीएसजी ने। पीएसजी की फुल फॉर्म है पेरिस सेंट जर्मन। ये फ्रांस का एक फुटबॉल क्लब है। यूरोपा लीग 2025 जीता टोटेनहम ने। ला लीगा 25 का टूर्नामेंट बार्सिलोना ने जीता। स्पेन के सेविले में कोपा डेल रे कप का फाइनल ये जीता है बार्सिलोना ने। ये फुटबॉल क्लब के करंट अफेयर जो सिर्फ हमने 2025 में पढ़े हैं वो ऐड कर दिए हैं। सवाल नंबर तीसरा है, किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर जिसका नाम है लान्यू इसका पहला परीक्षण किया? तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये जो परीक्षण है ये चाइना के 2030 तक यानी कि 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि आने वाले 5 वर्षों में चाइना का टारगेट है कि इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाए। अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का टारगेट है। यदि बात की जाए चाइना की, तो विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन इसी ने किया। टाइफून को में जो चर्चे में था, ये आप यहीं से रिलेट करेंगे। भारत ने ऑफिशियली 5 वर्षों के अंतराल के बाद चाइनीज नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा कर दी है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने ज़ांग यिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। एक नए वायरस एचएमपीवी ने यहाँ दस्तक दी। नए स्टिल्थ फाइटर जेट J-36 का इसने अनावरण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है 137 बिलियन डॉलर के खर्च पर। शेन ये चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड है। 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसी ने लॉन्च किया जिसका नाम है स्टार वन। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण इसने किया। चमगादड़ों में HK-U5 CoV2 वायरस की पहचान यहीं पर की गई और रिसेंटली इसने गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। इसका प्रेफायर मिशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। पंच मिशन भी रिलेट कर सकते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और नासा इसरो साथ में मिलकर के निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और यदि बात की जाए रशिया की, तो रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस है। सवाल नंबर चौथा है, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त कर चुका है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी बैंकों की तरह ही कारोबार कर पाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को साल 2015 में यानी कि अब से 10 साल पहले स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था और इसके बाद ये जो बैंक है इसने अप्रैल 2017 में
एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू कर दिया था। अब देखिए, अभी हमने चाइना का करंट अफेयर देखा। क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था, तो ऑप्शन भी साइंस एंड टेक के रिलेट किए। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि इसमें किसी फुटबॉल क्लब का डिस्कशन है, तो डिटेल भी हमने फुटबॉल क्लब की ही ऐड करी। अब वैसे ही आप देखें ना, तो ये जो क्वेश्चन है, ये बैंक से रिलेटेड है। मतलब किसी मामले में कोई बैंक जो चर्चे में था या किसी मामले में पहला बैंक बना, तो उसका मिलता-जुलता एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ऐड किया है। यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आईएमएफ की जो डिप्टी एमडी हैं, गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की थी, अपने पद से इस्तीफा दिया। हालाँकि इसकी जो एमडी है क्रिस्टिना जॉर्जिवा अभी भी पद पर है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाना शुरू किया? एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 25 के लिए चुना गया? आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। किस बैंक ने वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत की? जनवरी-फरवरी के महीने में एलआईसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी, हमने करंट अफेयर में देखा, ये फ्लिपकार्ट है। मशरेक जो है ये गुजरात की गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसमें प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक है? तो ये यूएई का है। तो ये एडिशनल फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। किसने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शाइन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो रिसेंटली जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। शाइन, जिसकी फुल फॉर्म बनती है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। तो आईसीएमआर ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसका उद्देश्य है छात्रों को हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र से परिचित कराना। यदि बात की जाए आईसीएमआर की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा 1911 1911 और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, गगनयान प्रोजेक्ट पर अभी कार्य कर ही रहा है ये। इसके अलावा इसने खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा करी है। 2035 तक ये खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। 2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगा। डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर कामत है। इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है। यदि बात की जाए सीएसआईआर की, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसकी फुल फॉर्म है, तो सीएसआईआर ने अभी इसी वर्ष आप कह सकते हैं स्वदेशी रूप से विकसित पैरासिटामोल दवा विकसित की है। ये हमने करंट अफेयर में देखा था। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में किस राज्य ने ऑफिशियली तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? अब देखिए, गणपति उत्सव शुरू होने ही वाला है। विधानसभा में इस पर डिस्कशन भी हुआ था और अब ऑफिशियली ये हो चुका है कि जो महाराष्ट्र है, ये गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर जो गणेश उत्सव आयोजित किए जाएंगे, इसका पूरा खर्चा भी वहन करेगी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। इसके करंट अफेयर के इफेक्ट यदि हम देखें, तो सतनावरी गांव ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जो हिल स्टेशन है माथेरान, यहाँ जो हाथ रिक्शा चलता था, इस पर बैन लगाया है और इसके स्थान पर ई रिक्शा को अपनाने का आदेश दिया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। चर्चे में रहा जो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, इसे मंजूरी मिली है। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, पहली एआई यूनिवर्सिटी, हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश इस राज्य ने प्राप्त किया। पिंक ई रिक्शा योजना महिलाओं के लिए लाई गई। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य है। भारत का सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन यहाँ किया गया और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला ये हो जाएगा पहला राज्य। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है ये गुजरात में लगाई जाएगी। बिहार जो है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है, जबकि केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, खजुराहो में इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। सवाल नंबर 7वां है, ला गणेशन इनका 80 की उम्र में अभी हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के राज्यपाल थे? हमने कल ही देखा था कि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन जिनका स्थान अब ले रहे हैं कौन? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, क्योंकि नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो चुका है। ये नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य किए। कल जब मैं राज्यपाल वाली स्लाइड आप लोगों को कवर करा रही थी, तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 3 राज्यों में कुछ चेंज हुआ था, मैंने अपडेट कर दिया है, इसलिए फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के
राज्यपाल केटी पटनायक है, त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी, नागालैंड, मणिपुर के सेम है। मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 1 राज्यपाल हो सकते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। फिर मिजोरम के वीके सिंह, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के असीम घोष, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, गोवा के अशोक गजपति राजू, केरला के विश्वनाथ हार्लेकर, तमिलनाडु के आर एन रवि, आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, ओडिशा के हरिबाबू कंबलपति, मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल, छत्तीसगढ़ के रेमंडेका, राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, मेघालय के सीएच विजयशंकर, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, झारखंड के संतोष गंगवार, पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस और असम के हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला सवाल है, बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर यानी कि मस्कट हो जाएगा चांद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिसेंटली 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। तो बिहार फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इस महीने की 29 तारीख से यानी कि 29 अगस्त से शुरू होगा, 7 सितंबर तक चलेगा राजगीर के राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब बिहार का फैक्ट हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ से देखिए शुभंकर यानी कि मस्कट की बात की जा रही है। कल की यदि करंट अफेयर की क्लास आपने देखी है तो बहुत सारे मस्कट का मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। एक बार फिर से उसका रिवीजन करेंगे। कल ही की क्लास में हमने देखा था कि पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है, रिसेंटली श्रीनगर से लॉन्च किया गया। बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भी बिहार ने होस्ट किया, शुभंकर गज सिंह है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 दिल्ली ने होस्ट किया, शुभंकर तेजस और तारा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली ने होस्ट किया, शुभंकर उज्ज्वला है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने होस्ट किया, शुभंकर मौली है। 12वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर विराज है। नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, इसका शुभंकर है गुड़िया। सवाल 9वां है, एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। सीपी राधाकृष्णन के बारे में पहले हम जानेंगे, फिर यहाँ से उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानेंगे। देखिए, सीपी राधाकृष्णन मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में ही इनका जन्म हुआ था 1957 में। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में इन्होंने कार्य किया। शुरुआत में 1998 और 1999 में कोयंबटूर से सांसद बने। 2004 से 7 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल रहे। अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार संभाला और 2024 लास्ट ईयर इनकी नियुक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में की गई। आप सभी को मालूम है कि अभी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया, मतलब अचानक से ये पद खाली हो चुका है। अब ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है मुझे ये बताए हुए कि उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हम समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 63 ये क्या कहता है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे कौन? उपराष्ट्रपति, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या आप ये भी कह सकते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित होने पर जो उपराष्ट्रपति है यही कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है और उनसे संबंधित प्रावधान बताता है। आर्टिकल नंबर 67 ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। वैसे तो 5 साल का है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को पदभार ना सौंप दिया जाए, या अपने पद से पहले भी इस्तीफा दे सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले, और इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। आर्टिकल 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिक्ति भरने की प्रक्रिया। 71 नंबर का आर्टिकल चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट याद रखें। सवाल नंबर 10वां है, यूक्रेन रशिया युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। लगभग 3 साल बाद ये दो नेताओं ने बातचीत की है, आप कह सकते हैं। ये मीटिंग रही है अलास्का, अमेरिका में। अलास्का हालांकि यूएसएसआर का पार्ट था, बाद में अमेरिका के हाथ हो गया, नहीं कि अमेरिका ने ले लिया था इसे। तो अलास्का समिट 15-16 अगस्त को आयोजित की गई, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इन दोनों के बीच में एक तरह की वार्ता रही।
इसका मुख्य उद्देश्य है यूक्रेन रूस को समाप्त करने के लिए सीज फायर और शांति समझौते पर चर्चा करना। ये समिट 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद अमेरिका रूस के बीच पहली वार्ता थी या उच्च स्तरीय बैठक थी। मैंने बताया ना कि लगभग 3 साल में ये नेता जो है पहली बार बात किए हैं। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, एक तरह की वार्ता रही है। 11वां सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में रिसेंटली सिलेनेक्स अभ्यास 2025 आयोजित किया गया? तो ये कल समाप्त भी हो चुका है। सिलेनेक्स SL श्रीलंका और IN फॉर इंडिया, ये हो गया सिलेनेक्स एक्सरसाइज। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 अगस्त से शुरू हुई थी, 18 अगस्त तक चली। दोनों देशों के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। एडिशन 12वां था, कोलंबो में आयोजित किया गया। जिस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया ये है INS राणा, INS ज्योति। श्रीलंका, इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। भारत श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रीट की लोकेशन है। यहाँ के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके है, प्राइम मिनिस्टर हरनी अमर सूर्या है। करेंसी श्रीलंकाई रुपी है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली और तमिल है। यहाँ पर प्रमुख युद्धाभ्यास हम देखें तो जुलाई स्टॉर्म अभ्यास रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्रप्रहार टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ। इंदिरा एवियेंद्रा रशिया के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ। शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। टेलिस्मैन सेबर ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच रिसेंटली हुआ। सवाल 12वां है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो ये है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की घटना। यहाँ बादल फटने से 15 से 17 अगस्त के दौरान कई इलाकों में ये जो घटनाएं देखने को मिली है, जिसके कारण लगभग 60 से अधिक लोगों की मौत हुई। सबसे घातक घटना यहाँ किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में दर्ज की गई है। बादल फटना क्या होता है? तो एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाने को ही क्या कहा जाता है? बादल फटना। मैंने कल आपसे पूछा था, किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? आंसर ओडिशा था। आज का सवाल है आपका, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, ये कौन है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।